हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूवेन क्लासेस। आज हम क्लास 10th की यूनिट 9 स्टार्ट करने जा रहे हैं। यूनिट 9 का नेम है सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। हमने लास्ट यूनिट 8 की थी ट्रिग्नोमेट्री, तो अब ये उसी से कुछ रिलेटेड है। यूनिट 9 सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। लेकिन इसको स्टार्ट करने से पहले हमें यहाँ पर 2 थिंग्स पता होनी चाहिए, ठीक है। तो फर्स्ट पे देखो, यहाँ पे आपको शो हो रहा है एंगल ऑफ एलिवेशंस। एंगल ऑफ एलिवेशन के बारे में क्या चीज़ होती है, देखो मैं पॉइंट बाय पॉइंट बताता हूँ आपको। फर्स्ट पॉइंट पे जैसे देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि जो एंगल ऑफ एलिवेशन होता है, ठीक है, क्या है, द एंगल अबव द हॉरिजॉन्टल, ठीक है। अभी मैं आपको बताऊंगा इसका मीनिंग क्या है। सेकेंडली, फॉर्म्ड बिटवीन लाइन ऑफ साइट एंड हॉरिजॉन्टल लाइन। अब फर्स्ट में क्या करें कि जो एंगल ऑफ एलिवेशन होता है ना, वो हमेशा हॉरिजॉन्टल लाइन के अबव बनता है, ठीक है, ऊपर होता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर कोई एक पर्सन खड़ा है, ठीक है, यहाँ पर कोई एक पर्सन खड़ा है और ठीक है, उसकी हॉरिजॉन्टल लाइन ये वाली है, ओके। और वो स्काई में कोई चीज़ देख रहा है, मान लो यहाँ पे कोई भी चीज़ अपने मान सकते हैं, स्टार, पतंग, इस तरह से कुछ भी अपने, जैसे मान लो ये पतंग उड़ रहा है और इसको यहाँ पे इसको ये देख रहा है, ये ऊपर की ओर देख रहा है। तो आप देख सकते हो ये जो ऊपर की ओर देख रहा है ना, ये तो इसकी होगी लाइन ऑफ साइट। क्या होगी ये? लाइन ऑफ साइट। ये वाली लाइन जो होगी ये होगी हॉरिजॉन्टल लाइन। इनके बीच जो ये एंगल बना रहा है, ठीक है, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। ये कब बनेगा? जब कोई नीचे खड़ा हुआ ऊपर आसमान में या ऊपर की ओर कोई चीज़ ये देखता है पर्सन, तो उनके बीच लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच का जो एंगल बनता है वो एंगल ऑफ एलिवेशन होता है। यहाँ पे देखो, एंगल अबव द हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल लाइन के अबव बना है यानी ऊपर की ओर बना है। और सेकेंडली क्या कह रहा है? फॉर्म्ड बिटवीन लाइन ऑफ साइट एंड हॉरिजॉन्टल लाइन। ये हमेशा कहाँ बनेगा? लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच में बनेगा। तो इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशंस। ये आपको ध्यान में रखना है कि एंगल ऑफ एलिवेशन, नीचे से ऊपर की ओर कोई चीज़ देख रही है तो लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच के जो एंगल बनता है उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। अब आते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है, ठीक है, तो लिखेंगे द एंगल बिलो द हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल लाइन के नीचे वाला, नीचे बनता है मतलब ये एंगल, ठीक है, फॉर्म्ड बिटवीन लाइन ऑफ साइट एंड हॉरिजॉन्टल लाइन। क्लियर? तो देखिए, ये हॉरिजॉन्टल के बिलो बनता है यानी नीचे की ओर। जैसे मैं आपको बताता हूँ ये कैसे बनता है डिप्रेशन वाला। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो यहाँ पे कोई बिल्डिंग है, ठीक है, ये क्या है? ये मान लो कोई बिल्डिंग है, ठीक है, इसको हम कोई बिल्डिंग मान लेते हैं। इस बिल्डिंग पे कोई पर्सन खड़ा है, ठीक है, मतलब खिड़की पे खड़ा है या बालकनी में कहीं भी खड़ा है वो, और क्या हुआ, उसकी बॉल यहाँ पे गिर गई फॉर एग्जांपल नीचे। अब वो वहाँ से ऊपर से अपनी बॉल को देख रहा है, ऊपर से अपनी बॉल को देख रहा है, तो ये तो उसकी होगी लाइन ऑफ साइट, ठीक है। अब उसकी हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होगी? ये बिल्डिंग के यहाँ से ये वाली उसकी क्या होगी? हॉरिजॉन्टल लाइन हो जाएगी, ठीक है। अब इसके बीच का जो एंगल बनता है उसे हम बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन।
ठीक है, इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे क्या फ़र्क है इसमें, ये हॉरिजॉन्टल के नीचे बनेगा, यानी हॉरिजॉन्टल लाइन ये है तो इसके नीचे बनेगा, यानी ये नीचे की चीज़ों को देखने के लिए बनता है। ठीक है, अब वो जैसे यहाँ पर्सन खड़ा है वो नीचे वाली बॉल को देख रहा है, उस बॉल को, अब उस बॉल को वो देखे जा रहा है, तो इसके बीच का जो एंगल बन रहा है इसको हम बोलेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो ये आपको ध्यान में होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन करते हुए आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहा है या एंगल ऑफ डिप्रेशन बना रहा है। ठीक है, एक बार फिर से इसको देख लेते हैं। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, जो हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइट के बीच में बनता है, और कब बनता है, जब कोई पर्सन नीचे से ऊपर की ओर कोई किसी चीज़ को देख रहा है। ठीक है, और एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है, जब ऊपर से कोई नीचे गिरी हुई चीज़ को देख रहा है या नीचे रखी हुई किसी चीज़ को देख रहा है, तो ये लाइन ऑफ साइट होगी, हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ होगी, और इनके बीच जो एंगल बनेगा यानी हॉरिजॉन्टल लाइन के बिलो यानी नीचे की ओर बनेगा, उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। क्लियर? चलिए अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 9.1। 9.1 का फर्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या कह रहा है, अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप विच इज़ टाइटली स्ट्रेच्ड एंड टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल इफ़ द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड लेवल इज़ 30 डिग्री। यहाँ पर ये क्या कह रहा है, एक सर्कस आर्टिस्ट है। ठीक है, अब उसको सर्कस दिखाने के लिए उसके अंदर जो भी वो करतब दिखाएगा उसके लिए उसको तैयारी तो करनी पड़ेगी। अब उसने क्या किया, एक रोप बांधी। ठीक है, कितने 20 मीटर लॉन्ग रोप है वो। जैसे हम ये मान लेते हैं यहाँ पर कि ये वाली जो है ना, ये रोप है। ठीक है, ये रोप है, इसकी लेंथ 20 मीटर है, तो उसने ज़मीन से लेकर यानी और ऊपर तक यहाँ बांध दी रोप। ठीक है, अपना कोई भी उसने कुछ भी दिखाना है अपना करतब, तो उसने क्या किया, उसकी तैयारी के लिए क्या किया, यहाँ से इस नीचे से लेकर ऊपर तक एक रोप बांध दी जिसकी लेंथ क्या है 20 मीटर है। ठीक है, और ये वाला क्या है, ये पोल है, ये एक पोल है, इसके ऊपर उसने यहाँ नीचे से ऐसे यहाँ बांध दी। ठीक है, अब वो ये कह रहा है कि अगर इनके बीच का एंगल 30 डिग्री हो तो बताओ उस पोल की लेंथ कितनी है। यानी ये जो पोल, जिस पोल पे उसने ये रस्सी को बांधा है ऊपर की ओर, नीचे से ऊपर की ओर बांधा है इसको, तो इस पोल की जो लेंथ है यानी इस ए बी की जो लेंथ है वो कितनी है। तो हमने यहाँ पे देखो डायग्राम दिया हुआ है, तो ये जो ए बी है ना हमारा, ये क्या है, ये पोल है, तो हम यहाँ लिख लेते हैं ए बी इज़ पोल। ठीक है, एंड ये जो ए सी है ये रोप है ना, एंड ए सी इज़ रोप। ठीक है, ये रोप होगी। अब आप देखो हमें निकालनी है ये वाली पोल की लेंथ, यानी ये क्या है, परपेंडिकुलर, और हमें दिया क्या हुआ है, हाइपोटेनियस। तो P अपॉन H, हमें ध्यान रखना है P अपॉन H किसका होता है, आपको फॉर्मूला ध्यान में रखना है जो हमने पहले किया था यूनिट 8 में, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो आप देखो P अपॉन में H किसका होता है, P अपॉन H होता है साइन थीटा, ये साइन का होता है, ये कोस का, और ये टेन का, तो ये साइन का होता है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, साइन थीटा इक्वल P अपॉन H। अब P यहाँ पे क्या है, P है AB और H कितना है, AC, तो मैंने यहाँ लिख लिया AB अपॉन AC। चलिए आगे करते हैं, साइन थीटा। साइन थीटा आपको गिवन है, थीटा की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 30 है, तो मैं यहाँ पे लिख दूँ साइन 30। ठीक है, अब मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि इस एक्सरसाइज में कम से कम आपको साइन, कोस और टेन की वैल्यू लर्न होनी चाहिए जो हमने ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में सीखी थी। मोस्टली आपको 30, 45, 60 इनकी तो आपको लर्न होनी ही चाहिए। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे साइन 30 डिग्री है, ए बी की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास नहीं है, तो हम एज इट इज़ क्या लिख देंगे ए बी, और ए सी हमें दिया हुआ है 20, तो इसके नीचे हमने 20 लिख दिया, थीटा हमने 30 नोट कर ही लिया इसको। अब देखो साइन 30 की आप टेबल में वैल्यू देखोगे तो साइन 30 किसके इक्वल होता है, 1/2 के इक्वल होता है। इधर वाला हम एज इट इज़ नोट कर लेंगे ए बी अपॉन में 20। अब हमें ए बी की वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो ये 20 जो इसके अपॉन में उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा, इस तरह से यहाँ रह जाएगा ए बी। इसको सॉल्व कर लो, 2 को इससे काटा, 2 10 × 20, 10 1 × 10,
तो 10 मीटर क्या आ गया, ए बी की लेंथ आ गई। ए बी की लेंथ कितनी आ गई, 10 मीटर। और हमें फाइंड भी क्या करना था, इस पोल की लेंथ, है ना, लिखा होता है ना यहाँ पे फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। सो कितनी हो जाएगी, ए बी 10 मीटर। नीचे हम लिख देंगे द हाइट ऑफ द पोल इज पोल इज 10 मीटर। आंसर क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, a tree breaks due to storm and the broken part bends so that the top of the tree touches the ground making an angle 30 degree with it. The distance between the foot of the tree to the point where the top touches the ground is 8 meter. Find the height of the tree. अब देखो सबसे पहले आप इसको अंडरस्टैंड कर लो। जैसे मान लो यहाँ पे ना एक ट्री है, ठीक है, इस ट्री मान लो ये ए है, ये बी है, ए से बी तक एक ट्री है। अब क्या हुआ, ये बीच से ब्रेक हो गया यानी टूट गया और इसका आधा हिस्सा यहाँ पे ग्राउंड पे ऐसे गिर गया, ठीक है, आधा हिस्सा गिरा। मान लो ये सी पॉइंट है और ये डी पॉइंट पे गिर गया। और ये कह रहा है इनके बीच का जो डिस्टेंस है ना, ये जो गिरा है ये, है ना, ये गिरा है 8 मीटर पे। और इसके बीच जो एंगल बना रहा है ये वाला 30 डिग्री का बना रहा है, ठीक है। तो हमें बतानी है इस ट्री की लेंथ कितनी है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम यहाँ लिख लेते हैं इस डायग्राम के अकॉर्डिंग क्या लिखना है हमने, कि ए बी इज़ ट्री, कि ए से बी तक एक ट्री है विच ब्रेक्स एट सी, जो सी से टूटा, मतलब इस पॉइंट से टूटा, एंड टचेस ग्राउंड एट डी, और ग्राउंड पे टच हुआ डी पे, ठीक है। अब आप देखो आपको क्या चीज़ दी हुई है इस चीज़ में, आपको हमें पहले बी सी की निकालना है यहाँ से यहाँ तक। तो बी सी क्या है, परपेंडिकुलर, और ये क्या है, बेस, ठीक है। फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये आपको ध्यान में रखना है। तो देखो परपेंडिकुलर अपॉन बेस किसका होता है, ये होता है tan थीटा का। तो हमें यहाँ पे लेना है tan थीटा, परपेंडिकुलर क्या है, बी सी, अपॉन में बेस क्या है, बी डी। tan थीटा की वैल्यू क्या है, 30 है यहाँ पे, तो tan 30 नोट कर दिया, ठीक है। बी सी की हमारे पास नहीं है तो एज इट इज़ आ गया। और बी डी की हमें दे रखी है 8, यहाँ पे हमने नोट कर लिया 8। अब tan 30 की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। तो tan 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/√3 बी सी अपॉन 8। अब 8 इधर अपॉन में उधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, 1/8/√3। तो बी सी की वैल्यू सॉल्व कर देंगे, 8 1 जा 8, 8/√3 ये आ गई बी सी की वैल्यू, ठीक है। यानी इस बी से सी तक की वैल्यू हमारी आ गई 8/√3, लेकिन हमें तो ट्री की निकालनी है। अब देखो यहाँ से ये टूट के गिरा, मतलब ये वाला हिस्सा अगर इसके अंदर जुड़ जाए तो पता चल जाएगा। हमें क्या निकालना है, ये सी डी, है ना। अब सी डी निकालना है तो इसको हम क्या नोट करेंगे, देखो सी डी क्या, हाइपोटेनियस, और बेस हमें गिवन है, ठीक है। तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस किसका होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है कोस थीटा का। तो आगे हम कोस थीटा से निकालेंगे, ठीक है। यहाँ पे मैं साइड में सॉल्व करता हूँ कोस थीटा, क्योंकि हमें यहाँ पे सी से डी तक की लेंथ निकालनी है हाइपोटेनियस, और बेस हमें दिया हुआ है। तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस क्या होता है, कोस थीटा होता है, इसलिए हम इसको नोट कर लेंगे, ठीक है। अब हम नोट किस तरीके से करेंगे इसको, बेस अपॉन हाइट, तो बेस है बी डी और हाइपोटेनियस है सी डी। कोस थीटा की वैल्यू यहाँ पे 30 है, ठीक है, ये 30 डिग्री है। और बी से डी हमें 8 दिया हुआ है, सी डी हमें दे नहीं रखा, एज इट इज़ नोट कर लिया। कोस 30 की वैल्यू होती है √3/2 इक्वल 8/CD। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई से आप निकाल लो, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे, सी डी को √3 से करोगे तो ये हो जाएगा √3CD, 8 को 2 से कर देंगे, ठीक है। अब देखो √3CD, 8 को 2 से किया 16 आ गया, ये उसके अपॉन में चला गया, सी डी की क्या आ गई 16/√3, यहाँ पे सी डी की वैल्यू आ गई। अब हमें निकालनी है हाइट ऑफ ट्री। अब आप देखो यहाँ से ये टूटा है, ये सी डी और ये जो बी सी, अगर हम इन दोनों की लेंथ को जोड़ दें तो हमारे पास ट्री की लेंथ आ जाएगी ना। तो हम नीचे लिखेंगे, देखो यहाँ पर हाइट ऑफ ट्री, हाइट ऑफ ट्री क्या होगा, बी सी प्लस सी डी। इस बी सी की हाइट और सी डी की हाइट को जोड़ देंगे तो बी सी की हाइट है 8/√3, सी डी की हाइट क्या है 16/√3,
नीचे सेम है तो एलसीएम ले लेंगे। √3 8 + 16, 8 + 16 कितने होते हैं 24/√3। ठीक है, ये हमने इसको नोट कर लिया। अब आपको पता होना चाहिए कभी भी ये नीचे वाला रूट में नहीं आना चाहिए। ठीक है, ये वाला आपकी जो लेंथ है ये रूट में नहीं आनी चाहिए, तो इसका आप क्या कर दोगे रेशनलाइज कर दोगे। तो रेशनलाइज कैसे होता है, डेनोमिनेटर होता है उसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे देखो ऊपर 24 को √3 से करेंगे 24√3 आ जाएगा, √3 को √3 से करेंगे डेनोमिनेटर को डेनोमिनेटर से तो 3 आ जाएगा। यहाँ से 3 8 सा 24 कट हो जाएगा, 8√3 ये हमारा इतना मीटर आंसर आ जाएगा। ये आ जाएगी ट्री की लेंथ। ठीक है, तो यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। यहाँ तक हमारे क्वेश्चन 2 कंप्लीट होते हैं। ठीक है।